हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 12 के लिए है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 रोजगार को डिस्कस कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर को। स्टूडेंट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पार्ट 2 में हम लोगों ने औपचारिक श्रमिक और अनौपचारिक श्रमिक के डिफरेंशिएट के बारे में समझा था। साथ में काफ़ी सारे टॉपिक पार्ट 2 में कंप्लीट किए गए थे। तो पार्ट 3 को देखने से पहले आप लोग पार्ट 2 देखेंगे, देन उसके बाद ही आप लोग पार्ट 3 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आज का टॉपिक दे रखा है कार्यबल के अनौपचारिकीकरण। तो रोजगार चैप्टर से कार्यबल के अनौपचारिकीकरण स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इससे अभिप्राय एक ऐसे सिचुएशन से होगा जिसके अंदर टाइम पीरियड के साथ जो औपचारिक क्षेत्र है। अभी औपचारिक क्षेत्र क्या होगा स्टूडेंट्स? यानी औपचारिक श्रमिक जिस क्षेत्र में काम करेंगे कि उन्हें सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इन्हें दिए जाते हैं, जैसे इन्हें फ्यूचर फंड दिया जाएगा, इन्हें चैरिटी दी जाती है, इन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, साथ ही इन्हें पेंशन भी दी जाती है। तो कार्यबल यानी वर्क फोर्स जितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं उनके प्रतिशत में ये घटेगा। और इसके विपरीत कौन बढ़ता जाएगा? अनौपचारिक क्षेत्र, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, ये असंगठित होते हैं, जिनके कोई लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, साथ ही इनके सामाजिक सुरक्षा लाभ भी इन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा कि कार्यबल के अनौपचारिकीकरण का क्या मतलब होता है। जब औपचारिक क्षेत्र कम होता है और अनौपचारिक क्षेत्र बढ़ता जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग स्टूडेंट्स कार्यबल के अनौपचारिकीकरण बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है स्टूडेंट्स कि अगर हम 1991 की बात करें तो उसके अंदर एलपीजी को लागू किया गया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। तो ये एक आर्थिक सुधारों के लिए किया गया था, क्योंकि देश के आर्थिक सुधार काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये नीति अपनाई गई थी। तो जिसके अंदर क्या हुआ था कि जो हमारी नियंत्रित अर्थव्यवस्था यानी कंट्रोल अर्थव्यवस्था थी, वो मार्केट इकोनॉमी में तेज़ी से बदलने लगी। बेसिकली वो क्या हुई? स्ट्रॉन्ग हुई। स्टूडेंट्स, ये नोट्स पढ़ने के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ, क्योंकि इन नोट्स के अंदर सारे ही टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे आप लोगों को यहाँ डाटा दे रखा है औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक का। याद रहे, औपचारिक श्रमिकों को सामाजिक लाभ दिया जाता है, जैसे फ्यूचर फंड हो गया या पेंशन हो गई या उपदान, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में इन श्रमिकों को कोई भी सामाजिक लाभ नहीं दिया जाता। स्टूडेंट, ये डाटा दे रखा है 2009 से 2012 का। तो जो पिंक में दिखाया गया है वो पुरुष है और जो रेड में दिखाया गया है वो महिला है। यानी जो नीचे दे रखा है इस पोर्शन में वो स्त्री है, और जो अनौपचारिक क्षेत्र में दे रखा है पिंक में वो आप लोगों को पुरुष का डाटा दे रखा है। तो इस डाटा में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण यानी इसमें नयापन लाने के लिए और इस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का प्रावधान किया है। यानी सरकार ने ये फैसला किया है कि अब अनौपचारिक क्षेत्र को भी सामाजिक सुरक्षा के लाभों का प्रावधान दिया जाएगा, ना कि केवल औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को। तो ये डाटा देखने से ये निष्कर्ष निकलता है, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोग इस लाइन को नोट डाउन करेंगे, जो भी इसमें हाईलाइट किया गया है। तो उम्मीद है ये चार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, आगे का टॉपिक दे रखा है बेरोजगारी, क्योंकि चैप्टर का नाम स्टूडेंट्स रोजगार एम्प्लॉयमेंट है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझना कंपलसरी है। सभी दिए गए नोट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे। तो बोला है कि स्टूडेंट्स बेरोजगारी से अभिप्राय एक ऐसी सिचुएशन से होता है जिसके अंदर उन सभी को काम नहीं मिलता जो काम करने के लिए तैयार होते हैं या काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। तो यहाँ पे बेरोजगार लोगों को दिखाया गया है कि इनको कोई भी काम प्राप्त नहीं हो रहा, जबकि ये प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करने को रेडी रहते हैं, बट फिर भी इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है।
अब आप लोग याद रखेंगे कि ऐसे लोगों को बेरोजगार नहीं माना जाता है स्टूडेंट, जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को इच्छुक नहीं होते हैं। यानी जो कम मजदूरी दर पर भी काम करने को इच्छुक नहीं होते, बेसिकली वो काम करना चाहते ही नहीं हैं, तो उसे हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। तो बेरोजगार उसे कहा जाएगा जो काम करने को इच्छुक है, जो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे इंसान को बेरोजगार माना जाएगा, ना कि उस इंसान को जो खुद से ही काम करना नहीं चाहता है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग ध्यान रखेंगे बेरोजगारी के प्रकार को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट दे रखा है आप लोगों को अदृश्य, जिसे हम प्रचंड बेरोजगारी भी कहते हैं, यानी डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग याद रखेंगे कि जो अदृश्य बेरोजगारी होती है स्टूडेंट्स, ये ऐसी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है कि काम करने के लिए जितनी भी मजदूरों की आवश्यकता होती है, उससे अधिक मजदूर उस काम को करने में लगे हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि एक खेती को काम करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उसके अंदर 5 लोग लगे हुए हैं, तो ये जो 3 लोग हैं, क्या इन्हें प्रॉपरली मजदूरी दी जाएगी? तो इसका आंसर है नो, कि जबकि उस काम को करने के लिए ऑलरेडी 2 लोग लगे हुए हैं और 2 लोगों की ज़रूरत है, तो ये जो 3 मजदूर होंगे वो अदृश्य यानी प्रचंड बेरोजगार होंगे, यानी डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, अब इसको और डिफाइंड किया गया है। अगर हम परिवार प्रणाली के कारण खेती करने वाले जो परिवार हैं स्टूडेंट्स, वो पारिवारिक भूमि पर खेती के काम में ही लगे रहते हैं, भले ही वास्तव में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या जो है उनकी आवश्यकता से ज़्यादा होती है। हालांकि उन्हें काम करने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर श्रमिक मजदूर क्वांटिटी से ज़्यादा लगे हुए होते हैं, बट फिर भी वो लोग काम करते हैं, तो इसे हम प्रचंड बेरोजगारी कहेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आकार के बढ़ने पर जो प्रति व्यक्ति मिलने वाले जोतों का आकार निरंतर स्टूडेंट्स कम हो जाता है। तो इसका अर्थ होगा कि ये छिपी हुई बेरोजगारी है कि एक खेत में 5 लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी, और उस काम को करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की आवश्यकता है, तो वो जो 3 लोग होंगे वो ही प्रचंड बेरोजगार होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, याद रहे ये आप लोगों के एग्जाम में 5 to 4 मार्क्स को कवर अप करता है कि बेरोजगारी के प्रकार को बताइए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग मौसमी बेरोजगारी को समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो भारत के, अगर हम गांव क्षेत्र की यानी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली किस्म की बेरोजगारी जो होती है वो स्टूडेंट्स मौसमी बेरोजगारी होती है, जो ज़्यादातर गांव के क्षेत्र में पाई जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि खाली मौसम में अक्सर कृषि में काम करने वाला किसान बेकार होता है, कि वो साल के 12 महीनों में से 7-8 महीने काम करता है और उसके बाद वो 5 से 7 महीने तक भी बेरोजगार रहता है। यानी उसे लगातार साल के 12 महीनों लगातार काम नहीं मिलता है, वो कभी 5 महीने खाली बैठता है, कभी 7 महीने खाली बैठता है। आगे बढ़ते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त स्टूडेंट्स और भी कई मौसमी कार्य हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेती है, इसके अलावा जैसे गन्ना पिराई हो गया या ईंटों के भट्टे का काम हो गया, तो ये कुछ महीनों तक के ही काम होते हैं और बाकी समय तक इन मजदूरों को बेरोजगारी रहना पड़ता है। इनके पास कोई काम नहीं होता सिवाय साल के 2-4 महीनों के अलावा। स्टूडेंट्स, अब आगे का टॉपिक दे रखा है भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 to 5 मार्क्स कवर अप करता है। आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को आंसर लिखना आना चाहिए, प्लस आप लोग अपनी लिखी गई आंसर की प्रोनाउंसिएशन पर प्लस लैंग्वेज पर ध्यान देंगे, ताकि आप लोगों का आंसर स्टैंडर्ड लगे और आई कैचिंग लगे। तो आप लोगों को बताना है कि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी के क्या क्या रीज़न हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग स्टूडेंट्स लिखेंगे धीमा आर्थिक विकास, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है, पूरी तरह डेवलप नहीं है। आर्थिक विकास की जो गति है स्टूडेंट्स, आर्थिक से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट किए गए हैं उनमें कमी है, तो इसलिए
और इसके साथ साथ बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है स्टूडेंट्स, आर्थिक विकास रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है प्लस रोजगार के अवसर कम हैं, तो इसलिए आर्थिक विकास धीमा है और यही कारण है कि भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी है। सेकंड रीज़न दे रखा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो रही है जिसके कारण रोजगार के अवसर पीछे रह जाते हैं, रोजगार के अवसर कम होते हैं और लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है रोजगार में वृद्धि, इसलिए ये कारण है कि ये बेरोजगार का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स, कृषि एक मौसमी व्यवसाय की जो खेतों में काम करने वाले किसान हैं या मजदूर हैं स्टूडेंट्स, वो 3 से 4 महीने तक खाली बैठे रहते हैं, जिसे हम छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं, कि उनके पास साल के 12 महीनों में से सिर्फ 3 से 4 महीने तक ही काम होता है, बाकी टाइम वो खाली बैठे रहते हैं। और अगर हम कृषि में स्टूडेंट्स, कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% भाग ऐसा है जो बेरोजगार है, यानी जिन्हें हम छिपे हुए बेरोजगार कहेंगे। अब आगे बोला गया है सिंचाई सुविधा की कमी होती है, इनके पास फैसिलिटी नहीं होती, कि भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद स्टूडेंट्स 44% कृषि क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाओं का प्रबंध हो सका, जो क्या है, जो काफ़ी कम है, बेसिकली ये आधा भी नहीं है। तो सिंचाई के अभाव यानी इसकी कमी के कारण भूमि पर केवल एक ही फसल उत्पादन की जा सकती है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजीज नहीं होती है, इसलिए किसानों को काफ़ी समय तक भी बेरोजगार रहना पड़ता है। वो अपनी एक फसल से हटने का तथा दूसरी फसल के तैयार होने का इंतज़ार करते हैं, जो काफ़ी टाइम लेता है। उम्मीद है सभी बच्चों को ये 4 पॉइंट समझ में आए होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब 5th पॉइंट में आप लोगों को दे रखा है संयुक्त परिवार प्रणाली। तो इसके अंदर क्या होता है, संयुक्त परिवार प्रणाली भी स्टूडेंट्स अदृश्य बेरोजगारी को बढ़ावा देती है, यानी ऐसे लोग जिनका काम धंधा अच्छा है, तो हम लोगों को ऐसे फैमिली में काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो वास्तव में काम ही नहीं कर रहे, बल्कि एक्चुअली में वो परिवार की संयुक्त आय पर ही निर्वाह करते हैं, जितने उनकी फैमिली के इनकम है उसी पर भी वो अपना जीवन जीते हैं। तो बोला गया है स्टूडेंट्स, ये प्रणाली ज़्यादातर गांव क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसलिए इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी की जो मात्रा है स्टूडेंट्स वो अधिक होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है कुटीर एवं और लघु उद्योगों का पतन, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है कि औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ये नीतियाँ अपनाई गई थी कि कुटीर और लघु उद्योग को, जिसकी वजह से काफ़ी धक्का पहुंचा था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था कि लघु स्थान जो छोटे छोटे पैमाने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके स्थान के ऊपर स्टूडेंट्स लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यानी बड़े उद्योग का विकास पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में काफ़ी विफल हुआ था, यानी असफल हुआ था, कि जो बड़े पैमाने के उद्योग है उन्हें ही प्रायोरिटीज़ पर रखा गया था, ना कि लघु उद्योग के श्रमिकों को। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बड़े उद्योग के जो रोजगार के अवसर थे वो उत्पन्न करने में काफ़ी विफल रहे थे, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ या उन्हें पीछे रखा गया था कंपेयर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट दे रखा है स्टूडेंट्स कम बचत और निवेश, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में स्टूडेंट्स पूंजी की कमी है, जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक प्रकार से नहीं होता, एक बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने के उद्योग में निवेश की जा रही है, प्रति इकाई श्रम के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है। अगर आप लोग एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करें तो आप लोगों को एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी, तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की कमी को भी पाया गया। 8 पॉइंट को पढ़ते हैं, श्रमिकों की सीमित गतिशीलता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सामाजिक बंधनों के कारण कि जो लोग हैं वो एक स्थान पर दूसरे स्थान से दूर दूर रोजगार प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होता है,
तो दूर स्थानों पर कभी कभी रोज़गार उपलब्ध होता है, बट वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी दूर स्थान तक जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में प्रॉब्लम रहती है, धर्म में, जलवायु में, उनके रीति रिवाज में, तो ये सभी रुकावटें बन जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब 9 पॉइंट स्टार्ट होता है, जो आप लोगों के चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि किस तरह सरकार तथा रोजगार सृजन प्रजन कि किस तरह सरकार ने रोजगार के अवसरों को क्रिएट किया है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बेरोजगारी समस्या। स्टूडेंट्स, मूल रूप से निर्धनता यानी गरीबी की समस्या है। बेरोजगारी होगी तो गरीबी भी होगी। साथ में बोला है, निर्धनता के निवारण के लिए सरकार ने कई नीतियां अपनाई, कई कार्यक्रम अपनाए और सरकार ने अपना ध्यान रोजगार के उपलब्ध यानी रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित हुआ है। इसके बाद 4 पॉइंट में बोला गया है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया था ग्रामीण क्षेत्र में। ये योजना उन व्यक्तियों को 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देता है जो निर्धनता रेखा से नीचे है। तो सरकार ने उन 100 दिनों तक का उन लोगों को रोजगार देने का प्रॉमिस किया था कि उन लोगों को अगले 100 दिन तक का लगातार रोजगार दिया जाएगा जो निर्धनता रेखा से नीचे है। और निर्धनता रेखा से नीचे का मतलब क्या होगा? जो बेहद गरीब हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया स्टूडेंट्स, 1991 में सरकार द्वारा आर्थिक नीति को अपनाया गया था जिसे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का नाम दिया गया था, जिसके अंदर रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने में एक डायरेक्ट भूमिका दी गई थी यानी प्रत्यक्ष भूमिका। और इसके साथ साथ नई आर्थिक नीति में स्टूडेंट्स निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को कम किया गया कि अब जो फैसले हैं वो सरकार खुद लेगी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अवसर को कम किया गया है, क्योंकि जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेटाइजेशन, वो अपने भले के लिए सिर्फ काम करती हैं। तो इसलिए सरकार ने अपने रोल को ज़्यादा किया और प्राइवेट के रोल को कम रखा। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट में आप लोगों को दे रखा है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया स्टार्टअप यानी रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए कौशल भारत में बनाइए स्टार्टअप्स के बारे में दे रखा है कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये अभियान आरंभ किए। स्टूडेंट्स, इन अभियानों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल का वास्तविक रूप धारण नहीं किया, यानी रियलिटी के अंदर देखा जाए तो उसने ग्रोथ मैंड का रूप अभी नहीं लिया। तो फिर भी आशा की जा सकती है कि इन योजनाओं के कार्यशील हो जाने पर, यानी जब एक बार वर्किंग पर आ जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी में रोजगार के काफ़ी अवसर होंगे, खासकर स्वनियोजन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी जिनके अपने बिजनेस, खुद के बिजनेस होते हैं, जो अपने आप को एम्प्लॉय करते हैं, रोजगार देते हैं, उत्पन्न हो जाएंगे। मैं आप लोगों को इनकी पिक्चर्स दिखा देती हूँ। जैसे स्किल इंडिया दे रखा है, कुशल भारत, मेक इन इंडिया दे रखा है। तो रोजगार के लिए या रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने के लिए स्टूडेंट्स ये अभियान शुरू किए गए, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर फुल कंप्लीट होता है। साथ ही मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आगे के चैप्टर देखने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग रोजगार चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके पार्ट 1, 2 एंड 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।